हाँ जी बच्चा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई साहब, आप लोग की गुड मॉर्निंग का दम कहाँ चला गया? ठीक है, वेरी गुड भाई। बेटा उम्मीद करूंगा कल जो हमारा फुल सिलेबस मैथ्स का टेस्ट है सबने दिया है। चलो ठीक है बेटा, ये ना एक बार आपके पास जून 23 का पेपर है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। एक मेरा मोटिव है इसको डिस्कस करने का कि इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे चैप्टर साथ साथ अकाउंट्स के रिवाइज होंगे। तो एक बार आप सारे बच्चे ना मेरे साथ जून 23 का पेपर आप सारा देख लो। इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक पार्ट थोड़ा सा आज करेंगे, एक पार्ट थोड़ा सा कल करेंगे। राइट, आई विल बी मेकिंग यू राइटिंग डाउन ऑल द आंसर्स, दैट इज वाई इट विल टेक टाइम। ठीक है, वरना इसको हम एक पार्ट में भी कर सकते थे, बट वी विल डू वन पार्ट टुडे, वन पार्ट टुमारो। सो हमारे पास इसके दो पार्ट्स रहेंगे, बिकॉज मुझे हर एक आंसर आपको लिखवाना है। समझ लो कि हम एक प्रॉपर पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा, जब जून 23 का पेपर स्टार्ट करोगे एक चीज ऊपर पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। उसने लिखा है कि हमने कोई भी 4 आंसर करने हैं, बट मैं 5 कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम में आपको 5 में से कोई 4 करने होंगे, बट मैं आपको यहां पर सारे के सारे करवाऊंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आता हो। मैं चाहता हूं तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसे हो कि तुम्हारे को अगर वहां पर 5 में से 4 करने हैं, बट तुम्हें पांचों आती। सबसे पहले आपको लिखा है स्टेट विद रीजंस, ट्रू और फॉल्स। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि हम लोगों को भाई क्वेश्चन करने होते हैं ट्रू फॉल्स के। सबसे पहला, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। क्या वो सही बोल रहा है? बच्चे क्या बोलते हैं, क्या वो सही बोल रहा है? यस, इट इज ट्रू। तो बच्चा लिखो इसका आंसर। आंसर लिखेंगे बेटा, मैंने आपको सारा पेपर लिखवाना है तो एक प्रॉपर पेज पे अपने पास रेडी रखना। लिखिए आंसर इज ट्रू। ट्रू लिखकर आगे इसका रीजन लिखिए, बिकॉज आपको रीजन देने हैं। याद रखना, अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन 6 इंटू 2 12 मार्क्स, दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच। 1 मार्क होता है ट्रू फॉल्स का और 1 मार्क होता है रीजन का। तो रीजन लिखिए ट्रू, आगे लिखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, conservatism principle states that the accountant should not anticipate, conservatism principle states that the accountant should not anticipate future gains. The accountant should not anticipate future gains. However, they can provide for, however, they can provide for all possible losses. However, they can provide for all possible losses. तो बेटा आपको शायद याद होगा, हमारा कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ही यही कहता था कि हम लोग फ्यूचर में होने वाले गेन्स को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट हम लोग वहां पर लॉसेस की प्रोविजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नंबर 2, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल। बेटा आपको पता है, अगर हम एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं और उसका लाइसेंस ले रहे हैं तो ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। आपको शायद पता होगा, बिकॉज अगर आपने सिनेमा हॉल का लाइसेंस लिया तो ये थोड़ी कि आपको उसको हर साल मेंटेन करना पड़ता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बेटा ये बेसिकली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइसेंस का खर्चा हम धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो इसीलिए याद रखना इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो बच्चे लिखेंगे लाइसेंस, फॉल्स लिखने के बाद लिखना बेटा, पहले फॉल्स लिख लेना उसके बाद लिखना लाइसेंस ऑब्टेन्ड, license obtained for running the cinema hall, for running the cinema hall is a major expense, is a major expense, and hence needs to be capitalized, and hence needs to be capitalized, comma, it can be amortized, it can be amortized
over a period of time. It can be amortized over a period of time. तो मतलब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको ना धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकते हैं. आपको अमोर्टाइज समझते हैं, डेप्रीशिएट कर सकते हैं. ठीक है, याद रखना. अच्छा भाई साहब, जो समझ में नहीं आएगा प्लीज दोबारा पूछ लेना. नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास आता है, अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. बच्चा आपको याद होगा एरर ऑफ कमीशन क्या होता था, पहले बात को समझो. एरर ऑफ कमीशन होता था रॉन्ग बुक में एंट्री करना, रॉन्ग अमाउंट से एंट्री करना, रॉन्ग साइट पे एंट्री करना. ये सारा हमारे पास क्या होता था, एरर ऑफ कमीशन. तो क्या वो सही बोल रहा है? यस बेटा वो सही बोल रहा है. क्यों? जब तुम अमाउंट ज्यादा लिख दो या कम लिख दो तो ऑब्वियसली वो एरर ऑफ कमीशन है. तो हम लिखेंगे ट्रू के बाद एरर ऑफ कमीशन इज एन एरर. आगे लिखेंगे बेटा एरर ऑफ कमीशन इज एन एरर comma posting in wrong account, posting in wrong account, wrong side, or wrong balance, or wrong balance. Hence, undercasting and overcasting. Hence, undercasting and overcasting is an example of error of commission. Is an example of error of commission. ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, वो एक एग्जाम्पल है एरर ऑफ कमीशन का. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. इफ डेल क्रेडे कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, द लॉस ऑफ बैड डेब्ट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर. भैया ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि डेल क्रेडे कमीशन का अपना बेसिक रीजन क्या होता है, डेल क्रेडे कमीशन दी जाती है ताकि कंसाइनी बैड डेब्ट बेयर करे. इज दिस क्लियर? तो लिखिए बच्चा इसका आंसर फॉल्स. लिखो बेटा, कीप ऑन राइटिंग. आंसर लिखें फॉल्स. लिखिए डेल क्रेडे कमीशन इज अलाउड. डेल क्रेडे कमीशन फॉल्स के बाद लिखना है, ठीक है. डेल क्रेडे कमीशन इज अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, so that the loss of bad debts, so that the loss of bad debts is borne by consignee, is borne by consignee and not by consigner, and not by consigner. ठीक है. नेक्स्ट, perpetual debentures are payable at the time of liquidation of company. Now, what is perpetual debentures? सबसे पहली बात बच्चा इससे परेशान होगा. बेटा आपको याद होगा डिबेंचर के जब हम थ्योरी करते हैं तो हम दो तरह के डिबेंचर करते हैं. एक हम करते हैं रिडीमेबल, एक हम करते हैं इरिडीमेबल. रिडीमेबल क्या होता है भैया, जो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद जिसका पैसा आपको वापस मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल. व्हाट आर इरिडीमेबल, जिसको कंपनी के क्लोजर पे ही वापस किया जाता है. तो यस, इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि परपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स. तो जरा बच्चे लिखें, परपेचुअल डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज. ट्रू लिखने के बाद बेटा जो नहीं समझ में आएगा प्लीज अपना हाथ रेस करके पूछ लीजिएगा. ऑनलाइन वाले बच्चे अपना माइक ऑन करके प्लीज पूछ लेना. राइट भाई साहब, शर्माना नहीं. तुम लोग को जिसको भी डाउट होगा अपना माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिएगा. राइट, ओके. परपेचुअल डिबेंचर्स और ऑल्सो नोन एज इरिडीमेबल डिबेंचर्स. इरिडीमेबल डिबेंचर्स, that is, these debentures are not repayable. That is, these debentures are not repayable during the life
time of the company, during the lifetime of the company, these debentures are not repayable during the lifetime of the company. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ट्रू. आप लोगों को लिक्विडेशन का मतलब मालूम है? लिक्विडेशन इज क्लोजर ऑफ कंपनी. ठीक है. ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देखो अब थोड़ी सी थ्योरी वो घुसा के डालता है बीच में. ओवरहेड बेसिकली होता है बड़ा इनडायरेक्ट खर्चा. याद रखना, ओवरहेड टर्म का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट खर्चा. तो ये जो अगर आपको याद होगा सर ये क्वेश्चन किसका है, आपको याद होगा हमने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में एक टॉपिक करा हुआ है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम क्या सीखते थे कि भैया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट. तो ओवरहेड बेसिकली क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चा. तो इसीलिए भाई साहब इसका जवाब है फॉल्स. क्या जवाब है? फॉल्स. तो लिखिए फॉल्स के आगे ओवरहेड इज डिफाइंड एज, ओवरहेड इज डिफाइंड एज total cost of indirect material, total cost of indirect material, indirect wages and indirect expenses. तो ओवरहेड की डेफिनेशन यही होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. राइट, ये बात याद रखिएगा. तो इसीलिए ये आंसर क्या है बच्चा? फॉल्स. आई होप सबको लिखने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. राइट. अच्छा, अब आपको ये सब टर्म्स एक्सप्लेन करनी है. पहली टर्म है बच्चा मटीरियलिटी. अब देखो बेटा मटीरियलिटी क्या कहता है. ये एक प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को या इंपॉर्टेंट आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है. मटीरियलिटी बेसिकली कहता है बेटा जो चीज रिलेवेंट है उसको रिकॉर्ड करो, जो चीज तुम्हारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है उसको रिकॉर्ड करो. जो तुम्हारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इफेक्ट, सपोज कर लो, अब मान लो मेरी कंपनी, छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लो बेटा मैं एक छोटा सा आदमी हूं भैया, अपने पास क्या कंपनी है. मान लो मेरा एक दोस्त आ गया चाय पीने, एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें. ठीक है, मैंने उसके चाय पे भैया 500 रुपया खर्चा कर दिया. क्यों? चाय के साथ उसको थोड़ा खाने पीने का सामान मंगवा दिया. भाई साहब 500 रुपया मेरे ऐसे गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैंने क्या करा भैया, 500 रुपये को बोला, अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा भैया स्टाफ 500 रुपये रिकॉर्ड कर ले, खर्चा हो गया. ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल, इसको पीएल में दिखाएंगे. अब ये मेरे लिए खर्चा इंपॉर्टेंट है. बट अगर सपोज कर लो भाई साहब अपना मुक्कू, मुक्कू कौन? मुकेश अंबानी, अपना मुक्कू. तो भैया अगर सपोज कर लीजिए मुक्कू भैया के पास अगर सपोज एक आदमी चला गया, उन्होंने 5,000 रुपया खर्चा कर दिया उसके चाय पानी के खातिर खुतिर के ऊपर, भैया वो 5,000 रिकॉर्ड करेंगे? नहीं. कहने का मतलब ये होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और कुछ इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ये डिपेंड करता है हमेशा आपके डिसीजंस पे. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मटीरियलिटी. राइट. तो मैं एक बार आपको इसका देखो, अब देखो 4 नंबर की डेफिनेशन है, सॉरी एक एक नंबर की डेफिनेशन है, 4 बोल रहा हूं, 4 टोटल हैं, एक एक नंबर की डेफिनेशन है. अब एक एक नंबर में हमने कितना लिखना है हमें पता होना चाहिए. राइट. तो चलिए हम लिखते हैं पहले. मटीरियलिटी रेफर्स टू, मटीरियलिटी रेफर्स टू recording of all relevant and important items, recording of all relevant and important items which might influence the decision of, which might influence the decision of users of financial statement, which might influence the decision of users of financial statement, comma, hence it is to be disclosed in financial statements.
Hence, it is to be disclosed in financial statements. Hence, it is to be disclosed in financial statements. तो आप देखोगे मैक्सिमम 2-3 लाइन के आसपास इसका आंसर सफिशिएंट है. तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा मटेरियलिटी क्या है, कि भैया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके यूजर को इफेक्ट कर सकता है. तो यूजर को इफेक्ट कर सकता है तो उस केस में आप वहां पर उसको रिकॉर्ड करो. अच्छा, कंजर्वेटिज्म क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिज्म हम लोग ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बच्चे इसको खुद भी लिख सकते हैं कि अकाउंटेंट फ्यूचर में होने वाले इनकम्स को एंटिसिपेट नहीं करेगा बट उसके नुकसान को एंटिसिपेट कर सकता है. तो आप एक लाइन इसकी खुद लिख लेंगे, मैं आपको फिर भी लिखवा देता हूं. कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट, लिख लो बच्चा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द अकाउंट्स पेपर. कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट accountant should not anticipate any future income. Accountant should not anticipate any future income. However, they must provide for all possible losses. However, they must provide for all possible losses. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अब देखो बच्चा, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती है? देखो, जो हमारे बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अलग हटके होती है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती. मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का. बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकते हैं, इनकम्स भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे भैया आपके स्टॉक को आग लग गई, अब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. अब क्या आप आग रोज लगा के बैठे होते हो? सोचो, इतनी थोड़ी आग लगी हम लोग को. तो भैया याद रखेंगे, हमारे पास क्या होता है कि वो जो स्टॉक होता है ना, उसका जो क्लेम मिलता है वो हमारे लिए एक तरह से क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम. बात समझ में आ रही बेटा? सपोज आपने कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसको आपने कंपनसेशन पे करा, तो वो आपके लिए क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे इनकर नहीं करती हैं. ठीक है, तो फटाफट से लिखें. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस. Extraordinary items are incomes or expenses which arises from the events which arises from the events which are other than ordinary activities of the business, which are other than ordinary activities of the business. Full stop. These items do not occur on regular basis. These items do not occur on regular basis. तो ये बेसिकली वो आइटम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में नहीं आती हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड. नाउ एक टर्म आ गई फ्लोटिंग चार्ज. अब ये फ्लोटिंग चार्ज, देखो वो जानबूझ के ऐसी टर्म्स घुसाता है ताकि बच्चा परेशान हो. देखो फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली क्या होता है? सपोज कर लो बच्चा कि एक बंदे ने मेरे को लोन दिया हुआ है और मेरे पास सपोज कर लो एक एसेट 1 है. लेट्स से एक एसेट 1 आ गया, एक एसेट 2 है और एक एसेट 3 है. भाई साहब, अगर मैं उसका लोन वापस ना करूं तो वो इन तीनों में से कोई भी एसेट मेरा बेचकर अपने पैसे पूरे कर सकता है. इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग चार्ज, जो किसी भी एक एसेट पे चार्ज नहीं है. फिक्स चार्ज क्या होता है? सपोज कर लो मेरे पास एसेट 1 है और उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब तू सिर्फ एसेट 1 के ऊपर ही तेरा चार्ज है, कल को अगर मैं तेरा लोन वापस ना करूं तो मेरा एसेट 1 बेच सकता है. बट फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? वो बिजनेस में किसी भी एसेट पे अपना वहां पर लगाकर उसका लोन अपना पूरा कर सकता है.
सारे बच्चों को फ्लोटिंग चार्ज समझ में आ गया बच्चा क्या होता है? ठीक है, तो लिखिए फ्लोटिंग चार्ज इज अ जनरल चार्ज. Floating charge is a general charge on some or all assets of enterprise, on some or all, कुछ या सारे, on some or all assets of enterprise which are not attached to specific asset, which are not attached to specific asset, comma, given as security for a debt, given as security for a debt. तो मतलब बेसिकली बच्चा ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये कोई डेप्ट के लिए आपको सिक्योरिटी के तौर पे दिए जाते हैं. अच्छा बच्चों पहले मुझे बताइए, बड़ा थ्योरी पार्ट क्लियर है? ओके, अब देखो उन्होंने एक कंपलसरी क्वेश्चन में, हाँ जी बोलो बेटा. सर ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये डेरिवेटिव भी होते हैं, मतलब डेरिवेटिव की तरह होते हैं? नहीं बेटा, डेरिवेटिव इज समथिंग एल्स. काइंडली स्विच ऑफ योर माइक. थैंक यू. डेरिवेटिव इज समथिंग एल्स बेटा, आप इसको डेरिवेटिव नहीं कह सकते बच्चा, याद रखना. ठीक है, जैसे अब सपोज कर लो डिबेंचर. अब डिबेंचर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, इट कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज. तो डिबेंचर फिक्स चार्ज वाले भी होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाले भी हो सकते हैं. आप डिबेंचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, हाँ जी, कोई और सवाल किसी को थ्योरी में? गुड है. तो भाई साहब अगर आप इसमें नोटिस करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले अब अपना कार्यक्रम पेश करना है सेल बुक का. देखो हम लोग नॉर्मली क्या, हम बड़े बड़े चैप्टर्स में इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम छोटे चैप्टर्स को इग्नोर कर जाते हैं. आपके सामने मैंने बार बार आपको बोला है कैश बुक, सेल बुक, जर्नल, इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना. कल को पेपर में ये भूल ही जाते हैं, हम इतना इग्नोरेंस मारते हैं. अब सेल बुक आपको बोला है प्रेजेंट करी हुई है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हमने डिनोट करना है. चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 1 का सी पार्ट. अब मेरे साथ साथ बच्चा आप लोग नोट करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, अच्छा आप लोग को सेल बुक का फॉर्मेट याद होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, डिटेल एंड अमाउंट. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है. हम एक बार सारा फॉर्मेट पहले बना लेते हैं. भाई एक छोटा सा अपना लेजर फोलियो टाइप कुछ बनाना बना लो. ये डिटेल्स एंड अमाउंट आ गया, राइट. ऊपर लिखेंगे बेटा आपको जैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है. क्वेश्चन 1 सी, देखो आंसर कैसे करना है, ऐसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 सी, ऐसे लिखना चाहिए एग्जाम में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 सी इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है गुड़गांव एंटरप्राइजेस. ठीक है, अब ब्रैकेट में मेंशन कर दो भैया तुम क्या बना रहे हो, तुम उसकी सेल्स बुक बना रहे हो, गुड़गांव एंटरप्राइजेस की सेल बुक. बट देखो मेरी हैंडराइटिंग तो सत्यानाश है, तुम लोग थोड़ा सुंदर से लिखना, ठीक है, क्योंकि मेरी तो बेटा थोड़ा चाइनीज चुनीज सब मिक्स्ड है उसके अंदर. अच्छा डेट आ गया, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और आ गया आपके पास अमाउंट. इस तरीके से सबसे पहले बेटा आपको पहली डेट चेक करनी है, 2022 जनवरी 5. देखो सोल्ड टू प्रणीत इलेक्ट्रिकल्स 10 पीसेस ऑफ माइक्रोवेव 8500 ट्रेड डिस्काउंट 1500. चलो बेटा यहां लिखो प्रणीत इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, इसके नीचे 10 पीसेस ऑफ माइक्रोवेव एट द रेट ऑफ
8,500 ईच, अमाउंट आ गई 85,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15,000। 85,000 का 15% कर लें बच्चा, 15% कर लें 12,750, 12,750। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसको 85,000 से लेस कर लें 72,250, 8,500 ईच है। डन। आगे देखिए नेक्स्ट, जनवरी 10 अजंता 8 मशीन्स बेची मिक्सर ग्राइंडर को 12,500 के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट 10%। लो बेटा, अजंता प्लाजा को बेचा आपने 10 जनवरी। ऊपर लिखो भैया अजंता प्लाजा, ठीक है। क्या बेचा है? 8 पीसेस of mixture grinder at the rate of 12,500 each, 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, that is 10,000। बैलेंसेस 90,000। डन। आगे सुनिए, 20th को नवीन ट्रेडर्स को 15 पीस जूसर्स के बेचे 5500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 5%। अगर आप देखते हो बेटा, हमने नवीन ट्रेडर्स को बेचे, नवीन ट्रेडर्स 15 पीसेस ऑफ जूसर्स 5,500, 15 into 5,500, that works out to be 82500। trade discount 5%, that is 4125। इसको लेस कर लीजिए 78375। ये लो बेटा, अब इसका जो टोटल आता है इसको सेल्स अकाउंट में डाल देना। और आपको पता है सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज इट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसका तीनों का टोटल कर लो, इट इज 2,40,625। अब आप सारे बच्चे चेक कर लो भाई, 2,40,625। हाँ जी, ये हो गए बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आ जाओ एक अच्छे से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, 10 नंबर का डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन। अब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने वन शॉट करा था डेप्रीसिएशन का, उसमें हमने सीखा था मशीनरी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तीनों एक साथ। इस क्वेश्चन में आप चेक करोगे, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट इज अ +1 लेवल क्वेश्चन। अगर तुम लोगों ने +1 में डेप्रीसिएशन अच्छे से करा हो, अगर तुम्हारा टीचर उस टाइम पे सही हो और उसने तुम्हें ये सब चीजें कराई हो, तो तुम लोग को इतनी दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। इट इज अ +1 लेवल क्वेश्चन, ठीक है। समझो, धीरज एंटरप्राइजेस ने ये बैलेंसेस दिए हैं, मशीनरी अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको स्टार्टिंग में अप्रैल में बच्चा 12 लाख रुपए के। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का भी आपको बैलेंस गिवन है। जब सपोज कर लो ये बैलेंस गिवन है, मतलब समझ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तो बनाना ही बनाना है। नीचे लिखा है अक्टूबर 2021 में जो मशीनरी हमने अप्रैल 18 में कभी खरीदी थी 2 लाख रुपए की, मतलब उस टाइम पे उसको 2 लाख का खरीदा था, मतलब वो एसेट जो हमने खरीदा था 2 लाख का, आज उसको बेचा है 1,10,000 का। और सेम डेट को मैंने एक और मशीनरी खरीदी है 480 की,
बेटा याद रखना, ये जो 2 लाख है इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चा इसको? कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। फर्म डेप्रीसिएशन चार्ज करता है 10% पर annum WDV ऑफ द मशीनरी एवरी ईयर। मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारा मेथड क्या है, रिटन डाउन वैल्यू। आपको भी यहां पर क्वेश्चन में तीनों चीजें बनानी है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड डिस्पोजल बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। थैंक गॉड। वाई? बिकॉज सिर्फ आपको 1 साल का अकाउंट बनाना है, 1 साल का अकाउंट बनाना है, क्योंकि अप्रैल 2021 का बैलेंस गिवन है और आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2022। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज WDV, सो बी अटेंटिव। ठीक है, इसमें पंगा पड़ता होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करेंगे 10 नंबर के लिए, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन समझो। बेटा मेरी क्लास का मोटिव क्या है कि मैं एक एक चीज आपको लिख के बता रहा हूं, मैं कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्लास में तो एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं नोट्स बनाते टाइम पे। मैं बार बार उस टाइम पे भी बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं अब कि एब्रीविएशन एग्जाम में बिल्कुल मत यूज करना, मार्क्स कट जाएंगे उसके। ठीक है, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस क्लास इनटू 2 पार्ट्स। वाई? बिकॉज एक बार डिटेल में आपको हर एक चीज लिख के दिखानी है, प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। देखो भैया, मैं ना रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूं, तुम्हें वहां पर अलाउड नहीं है, तुम ब्लू पेन से ही करना। हाँ ब्लैक पेन से, सॉरी ब्लू बोल रहा हूं, ब्लैक पेन से करना भैया। ठीक है, तो वहां पर कोई कलरफुल पेन मत ले जाना कि सर ने ऐसा सिखाया है। सर तो रंगीन है, हम नहीं है। आपकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है बेटा, याद रखना। ठीक है, ओके। मशीनरी, सबसे पहले डेट लिखनी है। कोशिश करो डेट ऐसे लिखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेट लिख देते हैं 1, फिर मारा डंडा 4, फिर मारा डंडा 21। मत लिखो ऐसे। कोशिश करो ये भी कि डेट ऐसे लिखो 1 अप्रैल 2021। ये छोटी छोटी बातें बताने के लिए मैं आपको पेपर करा रहा हूं। ठीक है, इससे थोड़ा तुम्हें काफी कुछ पता लगेगा कि हम लोग को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो 1 अप्रैल 2021 ऐसे लिखा। सर डेट का कॉलम बना लें? हाँ बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बना लो एक छोटा सा कॉलम। ये लो सर, ऊपर डेट पर्टिकुलर्स लिखें? हाँ जी लिख दो, जरूर लिखो बेटा, ऊपर लिख लो डेट पर्टिकुलर्स। आई थिंक इतना तो बच्चे मैनेज कर लेंगे। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है सर, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखें? हाँ जी जरूर लिखो। सर छोड़ना क्या है? कुछ नहीं, मार्क्स छोड़े तुम्हारे ना। सोचो अगर वो तुम्हारे मार्क्स छोड़ दे तो बेटा हमने छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ लिखते जाओ जितना लिख सकते हो। चलो भाई, सबसे पहले आ गया दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास देखो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी लिखी है, 12 लाख रुपए। अब मैं तुम्हें याद कराता हूं, 12 लाख रुपए जो ओरिजिनल कॉस्ट लिखी है। उसके बाद अगर तुम देखोगे 1 अक्टूबर 2021 को तुमने एक मशीनरी और परचेस करी। ठीक है, कितने की करी? 4,80,000 रुपए की। सेम डेट को तुमने एक मशीनरी बेची है। रुको, क्या सर हम इसमें डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं? हाँ जी बना रहे हैं। अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएं तो उस केस में हम यहां पर लिखते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सर हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड। हम सिर्फ यहां पर दिखा देते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड। कितना? 2 लाख रुपए का। फिर मेरे पास यहां पर टोटल नीचे आ गया 16,80,000 रुपए। 16,80 में से 2 लाख का एसेट आपने बेच दी है, तो 31 मार्च 2022 को आपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट वर्क्स आउट टू बी 14,80,000 और टोटल मेंशन कर दो। चलो दोस्तों, पहले बताओ कि क्या तुम लोग को ये क्लियर है? देखो भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 मार्क ईच अकाउंट के होंगे, 1 नंबर प्रेजेंटेशन का होता है।
इस हिसाब से डिवीजन होनी है। तो तुम्हारा ये 3 नंबर आ गए अगर तुम्हारी इसका सारा सिस्टम ठीक है तो। कैरी डाउन नहीं लिखा है बेटा? अच्छा, माफी चाहूंगा दोस्त, दिल से माफी चाहूंगा, गलती से ब्रॉड डाउन लिख दिया, वो कैरेट डाउन ही है। ठीक है, ओके। आगे अकाउंट को कंटिन्यू किया जाए। अब आता है बच्चा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। लाइन मारो भाई साहब, लाइन मारनी आती है आप लोग को? वेरी गुड, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो बेटा, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट सब लिख लेना। चलो जी, अब सुनते जाओ। अब ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। भाई और बहनों याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो है उसका ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा क्रेडिट साइड पे। अप्रैल 2021 मेरे पास इसका ओपनिंग बैलेंस देगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट वर्क्स आउट टू बी कितना था? 4,65,000। अब सुनते जाओ। सबसे पहले बेटा जो मैंने एसेट बेचा उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो बेटा वर्किंग नोट तुम नीचे बनाओगे। सर वर्किंग नोट की प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, जो मेरा एसेट था अप्रैल 18 में मैंने खरीदा था, तो अप्रैल 18 में मैंने उसको कितने का खरीदा था? 2 लाख रुपए का। ठीक है जी, 2 लाख रुपए का खरीदा था। और आप देखोगे डेप्रीसिएशन 10% लगाते जाओ। कब तक लगाते जाओ? अक्टूबर 21 तक। अब यहां पर पहले डेप्रीसिएशन लगी 2018-19 की, कितनी? 20,000। मेरे पास 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस आ गया 180। डेप्रीसिएशन 2019-20 यह आ गया 18,000। यह आ गया अप्रैल 2020। सो 180 में से 18,000 निकाल दिया, दैट वर्क्स आउट टू बी 162। फिर 2020-2021 की डेप्रीसिएशन 16,200। अप्रैल 21 1,45,800। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली दोस्तों। करंट ईयर की डेप्रीसिएशन 2021-22 की ये लगेगी 6 मंथ्स की, क्योंकि अक्टूबर में मैंने सेल कर दी है। सो अगर आप इसमें नोटिस करते हो, इस पे 10% 6 मंथ्स का, दैट वर्क्स आउट टू बी 7,290। सो ऑन 1 अक्टूबर 2021 ये आपके पास बैलेंस आता है 1,38,510। डन हो गया? अब आप एक काम करो, एसेट को सोल्ड कितने का करा है आपने? सोल्ड करा बेटा 1,10,000 का। अगर 1,10,000 का बेचा है तो तुम्हारे को प्रॉफिट लॉस का पहले से पता लग जाएगा। बेटा तुम्हारा यहां पर बेसिकली लॉस आता है 28,510 का लॉस आ गया। अब सबसे पहला तुम्हारी करंट ईयर की इसमें डेप्रीसिएशन कौन सी है? करंट ईयर की 6 मंथ्स की है 7,290 ऑन द एसेट सोल्ड। तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पर दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2021 को। दिस इज डेप्रीसिएशन जो एसेट सोल्ड की करंट ईयर की है 7,290। 7,290। फिर आपको चेक करना है व्हाट इज द टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड इज, जितना मैंने येलो से मार्क करा है चारों,
इनका टोटल कर लो, दैट इज 20,000, 18,000, 16,207,290। बच्चा इसका टोटल डेप्रीसिएशन आता है 61,490। चेक करो सारे कैलकुलेटर से। अब आपको याद करना है भाई, यहां पर एक एंट्री आती थी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट या टू मशीनरी डिस्पोजल। ये हम लोग एंट्री करते थे विद द टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। तो ये एंट्री आती थी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट 61,490। ओके, ये आने के बाद लास्ट में आता था रिमेनिंग डेप्रीसिएशन। अब हम लोग रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, चेक करो भाई साहब। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, देखो 31 मार्च 2022 को मेरे को अब करंट ईयर की बची कुची डेप्रीसिएशन चाहिए। दिस इज रिमेनिंग डेप्रीसिएशन। तो अब जो पॉइंट है बच्चा, मैं इसको रिमेनिंग को कैलकुलेट कैसे करूंगा ये देखना हम लोगों ने। देखो भाई, बहुत बहुत सिंपल सा फंडा है। तुमने पहले करना क्या है, चेक करो। आ जाओ इसी के साथ देखते। देखो अप्रैल 2021 में एसेट का बैलेंस कितना गिवन था, 12 लाख। ठीक है, उस पे अभी तक की टोटल डेप्रीसिएशन तुम कितनी लगा चुके हो, 465। 465 आ गई। तो अप्रैल 2021 में एसेट की WDV कितनी थी, 12 लाख का एसेट था। लॉजिक चेक करना बेटा, क्योंकि आपको WDV यहां निकालनी पड़ेगी। सर WDV क्यों निकालनी पड़ेगी, अरे दोस्त WDV इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एसेट बेचा है। बात समझ में आ रही है, मैंने एसेट बेचा है। अब सुनो, जो मैंने एसेट बेचा है, ठीक है, उसकी अप्रैल 2021 में कितनी WDV है, तो लेस WDV of assets sold on the same date on April 2021 is 1,45,800. अंडरस्टैंड द लॉजिक बेटा। तो 1,45,800 माइनस करने के बाद बैलेंस इज 5,89,200। दिस इज योर रिमेनिंग एसेट। एसेट सोल्ड को निकालने के बाद रिमेनिंग एसेट, होल्ड ऑन। बट आपने इस साल पहले रिमेनिंग पे डेप्रीसिएशन निकाल ली। देखो रिमेनिंग पे पहले डेप्रीसिएशन निकाल लो। सो डेप्रीसिएशन ऑन 5,89,200 10% के हिसाब से इट इज 58,920 आ गया। रुको, अब तुमने इस साल 4,80,000 का एक एसेट और खरीदा था। तो बच्चों इस साल जो न्यू एसेट खरीदा है उस पे डेप्रीसिएशन 4,80,000 का एक एसेट और खरीदा है, उसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स की। आई होप यू आर गेटिंग 6 मंथ्स क्यों, ठीक है। तो बेटा ये ऑब्वियसली आ जाएगा 24,000। सो 58,920 प्लस 24,000 इट्स 82,920। चलो पहले बेटा सारे ऑनलाइन ऑफलाइन एक बात मुझे बताओ, तुम लोग को रिमेनिंग डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन क्लियर है? किसी प्राणी को रिमेनिंग डेप्रीसिएशन का फंडा अगर नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बता दो। सर ये वर्किंग नोट्स प्रेजेंट करने हैं, बिल्कुल करने हैं बच्चा। चलो डन, फिर वापस आए। तो भाई साहब अब अगर तुम इसको चेक करोगे, सारे बच्चे आ जाओ। रिमेनिंग कितना है, 82,920। अब इसके बाद 31 मार्च
2022 पे अगर ये एसएलएम होता ना तो इतना पंगा होता नहीं। डब्ल्यूडीवी के अंदर रिमेनिंग निकालने का पंगा रहता ही रहता है, याद रखना। अच्छा, तो ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब इसको प्लस माइनस करिए, 465 इसमें प्लस कर दो, 7290 प्लस कर दो और माइनस कर दो 61,490। द बैलेंस इज 4,93,720। It is 4,93,720. 4,93,720। ओके भाई साहब, ये भी करने के बाद मेरे को एक चीज और बनानी है, दैट इज कॉल्ड एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब ये इजी है, देखो भाई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये थोड़ा सा इजी गोइंग है। अब आप समझो, सबसे पहले अगर आप देखोगे एसेट के क्रेडिट साइड पे आपने लिखा था, ये चेक कर लो भाई, एसेट के क्रेडिट साइड पे आपने लिखा था बाय मशीनरी डिस्पोजल, तो ऑब्वियसली उसके डेबिट साइड पर आ जाएगा यहां पर 1 अक्टूबर 2021 को टू मशीनरी 2 लाख रुपीस। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा यहां पर 1 अक्टूबर 2021 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 61,490। सेम डेट को आपने एसेट बेचा है, आपने बेचा कितने का है, 110 का, और आपको याद होगा आपने लॉस इसका पहले ही निकाल लिया था। लॉस कितना है, 28,510। आप देखोगे दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ जाएगा। एसेट डिस्पोजल बच्चा आपका सारा मैच कर जाएगा, बिकॉज आप प्रॉफिट लॉस सारा कुछ पहले निकाल चुके हो, इसीलिए एसेट डिस्पोजल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चा, आराम से इसको देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते। हाँ जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटा, एनीबडी हैज अ डाउट? चलो ठीक है भाई, इट इज गुड, अच्छी बात है। चलो काका जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का भी अगर आप देखोगे भाई, छोटा सा बीआरएस का क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब आपको इसमें सिर्फ एक बीआरएस बनाना है। आइए बीआरएस सीखते हैं बेटा, बीआरएस रिवाइज भी हो जाएगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B। ये देखो बच्चा, बीआरएस हमारा सेम एडलेस के फॉर्म में चलेगा, मतलब सॉरी प्लस माइनस के फॉर्म में चलेगा। ऊपर लिख लो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। डेट जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि डेट बड़ी रेलेवेंट होती है। एज ऑन हमारे पास है 31 मार्च, ईयर क्या बच्चा, 2022, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन के लिए डेट बड़ी रेलेवेंट होती है। तो ये प्लस का साइन आ गया, ये माइनस का साइन आ गया। ओके, अब अगर आप बच्चे याद करें तो मैं आपको पहले यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बेटा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, कहां चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है 15,50,750। तो यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।
15,50,750। अब थोड़ा सा रफ पे आते हैं। अगर आपको याद होगा हम ऐसे एक रफ में बनाते होते थे। अच्छा, इसको अगर आप लोग मेंटली भी कर सकते हो, बट अभी क्या एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा मैं लिख के दिखा रहा हूं। आपको याद होगा इफेक्ट किस पे देखना है, पासबुक पे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। सो एज पर द मेथड आई टॉट यू इन द क्लास, क्या करना है कि सारा इंपैक्ट हमने किस पे देखना है, पासबुक पे। चलो दैट्स ग्रेट, आ जाते हैं बेटा। अच्छा पहले मुझे एक बात बताइए भैया, स्टेटमेंट लिख लोगे आप लोग? मैं खाली प्लस माइनस बता दूं, स्टेटमेंट लिख लोगे कि मैं स्टेटमेंट भी मेंशन करूं? स्टेटमेंट खाली बड़ा पेपर में ऐसे मत कराना सीधा भैया, प्लस माइनस मत लिखाना, सीधा स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब चेक डिपॉजिट करा 15 फरवरी को। देखो चेक हम डिपॉजिट कब कराते हैं, हमें कहीं से आता है तो हम चेक डिपॉजिट कराते हैं। अच्छा, उसको मैंने पासबुक में रिकॉर्ड करा अगले साल, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे चेक आया तो मेरी कैश बुक क्या हो गई, प्लस, बट मैंने इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। तो क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। अमाउंट कितना है, 12,50,000, और ये चला जाएगा दोस्त माइनस में। स्टेटमेंट लिख लेना बच्चा साथ साथ, ठीक है। अभी के लिए थोड़ी खाली जगह छोड़ सकते हो, बट घर पे इसको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेटमेंट जरूर लिखना। होता क्या, हम इतने सारे सम ऐसे कर लेते हैं, हम बाद में ना स्टेटमेंट लिखने की आदत भूल जाती है। ओके, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। देखो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट करा तो पासबुक माइनस हो गई, और इफेक्ट हमने पासबुक पे देखना है, तो इसको सीधा क्या कर देंगे, माइनस ही करेंगे। अमाउंट है 1,75,500। आप लोगों को मेरा मेथड याद है सारे बच्चों को? ठीक है जी, गुड, उसी को प्लीज फॉलो करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। चेक आपने इशू करा बट अभी तक प्रेजेंट नहीं करा। चेक इशू करने का मतलब होता है चेक किसी को दिया। चेक देना 7,75,000, तो कैश बुक क्या हो गई, माइनस। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। क्या कर लेंगे उसको, प्लस। शाबाश। अब आप लोग को मेथड का एडवांटेज पता लगेगा, सम होंगे फटाफट से एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। देखो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, चाहे वो एरर से करा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बैंक ने क्रेडिट करा है ना, अब बात को समझो बेटा। बैंक ने क्रेडिट करा, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो पासबुक क्या हो गई, प्लस। पासबुक प्लस हो गई। इफेक्ट मैंने पासबुक पे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको प्लस कर दूंगा। आगे, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। मतलब कोई ड्राफ्ट था, डिपॉजिट कराया। देखो ड्राफ्ट पहले मिला होगा मुझे, ड्राफ्ट चेक अभी आप सेम मानो, वैसे डिफरेंस होता है, बट आपको अब ड्राफ्ट और चेक सेम मानना है। तो बेटा ड्राफ्ट अगर मुझे मिला तो मेरे पास कैश बुक क्या हो गई, प्लस। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक। क्या करूंगा उसको मैं, माइनस 12,75,000। बिल्स कलेक्शन के बैंक ने क्रेडिट कर दिए, बट मुझे नहीं पता। बेटा बैंक ने क्रेडिट कर दिए मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, तो पासबुक क्या हो गई दोस्तों, प्लस। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे, कैश बुक पे नहीं। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। देर आर सर्टन पीपल हु आर स्टिल सेइंग इट रॉन्ग। ओके, बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं करे, कोई बात नहीं। बैंक चार्जेस से पासबुक क्या हो जाती है, माइनस। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। क्या करेंगे इसको, भाई साहब इस मेथड को समझ लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मुझे स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली बैंक में मिली, डायरेक्टली बैंक में मिली, तो पासबुक क्या हो गई, प्लस। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे। ये लो, अच्छा खत्म हो गया सब। बाकी तुम लोग को खाली प्लस माइनस करना है। चलो आप मुझे बताओ, यहां पर आंसर ओवरड्राफ्ट आएगा कि फेवरेबल बैलेंस आएगा? माइनस का टोटल ज्यादा होगा तो ओवरड्राफ्ट होगा, और अगर प्लस का टोटल ज्यादा होगा तो फेवरेबल बैलेंस होगा। जो भी आंसर आएगा बेटा वो एज पर पासबुक आएगा। हाँ जी, बैलेंस बताइए सारे बच्चे, कैलकुलेशन खुद करो। अभी तक सिर्फ सन्नाटे में कैलकुलेटर की आवाज आ रही है, आंसर कहीं से नहीं आया।
ओवरड्राफ्ट का फिगर बताओ। 9,16,250। यस सर, गुड। इट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज माय आंसर। बाकी नीचे टोटल लिख लो। हाँ जी बच्चा। सर ये बैलेंस तो पॉजिटिव साइड आया तो हम ओवरड्राफ्ट क्यों लिखते थे? बेटा माइनस का टोटल ज्यादा हो, ठीक है, तो हम उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं ना बच्चा। बैलेंस किस साइड पर आया ये नहीं देखते हैं, माइनस का टोटल ज्यादा है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। देखो मैंने कहा था बेटा पेपर करोगे तो अपने आप चैप्टर रिवाइज होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। फिर हमारे एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। ये क्वेश्चन आप लोगों को जब एग्जाम में आया था, इसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें ना ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बट इसमें लगता है दिमाग। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी दिमाग लगेगा। पीएल अकाउंट तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 575 का, ठीक है। कहता है आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 255। बाद में पता लगा भैया ये इंफॉर्मेशन अभी हमारी बाकी है। बोलता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक तो पहले स्टॉक की वैल्यू सही सही निकालनी है। जो ऊपर स्टॉक है मतलब वो गलत है, और आपको नेट प्रॉफिट को भी सही निकालना है। मतलब आपको स्टॉक भी सही निकालना है और आपको नेट प्रॉफिट को भी सही करके निकालना है। आपको दोनों सही करना है, स्टॉक भी और नेट प्रॉफिट भी। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, मैं पहले अपने नेट प्रॉफिट को सही करता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट सही हो जाएगा तो स्टॉक अपने आप सही हो जाएगा। देखो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 575। नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2C, बच्चा नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए मुझे चाहिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखो भाई साहब, इसके लिए मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले टू स्टार्ट विद माय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चा 5,75,000। सर आप नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे शो करोगे? हाँ जी बेटा, पीएल बना लिए, पीएल के बाद बनेगा उसको ठीक करने के लिए पीएल एडजस्टमेंट, तो नेट प्रॉफिट को मैं ब्रॉट डाउन करके ले आया क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, अब सुनते जाओ। कहता है एक परचेज से 10,500 की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप की। यार मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप, इसका परचेज में इंक्लूजन सही है? नहीं, क्योंकि मेरा परचेज का मतलब होता है ओनली गुड्स की परचेज। पहली बात, मेरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का तो काम है नहीं, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बेटा आपको याद होगा फर्नीचर और फिक्सचर्स में आती है, वो एसेट होता है। वो क्या होता है बेटा? एसेट। तो पहली बात, अगर मैंने इसको परचेज में इंक्लूड कर रखा है तो मैंने इसको डेबिट करा होगा, बिकॉज परचेज कहां पर आती है? डेबिट साइड पे। तो इसको मैं कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट साइड पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये बेसिकली क्या है बच्चा, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखूंगा कितना? 10,500। देखते जाओ मैं नेट प्रॉफिट कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड सम। आगे सुनो, राम ने 25,000 के गुड्स दे दिए फ्री सैंपल्स के, और इसकी एंट्री नहीं करी। बेटा आपको याद है जब हम गुड्स देते थे फ्री सैंपल्स के, हम या तो परचेज से माइनस करते थे या उसको हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी शो कर सकते थे। हमने इसको शो नहीं ना करा हुआ, नहीं करा तो अब कर दो। एक काम करो, यहां पे लिखो बाय गुड्स का फ्री सैंपल्स। परचेज से माइनस करने से अच्छा आप इसको क्रेडिट साइड पे शो कर दो 25,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा एवरीवन? ठीक है जी, ओके आगे सुनो।
इनवॉइसेस गुड्स की दी है 1,85,000 की। आपने क्या करा बेटा, इनवॉइस फॉर द गुड्स को आपने एंटर कर दिया है। गौर करिएगा दोस्तों, इनवॉइस फॉर द गुड्स को आपने एंटर कर दिया है, बट अभी तक इसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा। मतलब आपने परचेजेस में डाल दिया, बट आपने स्टॉक में नहीं डाला। अब स्टॉक में नहीं डाला तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो यहां लिखोगे बाय स्टॉक, ब्रैकेट में लिख लो परचेजेस नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो ये वो परचेजेस है जिसको आपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा, तो ये बेटा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो आपके पास ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। अच्छा, इसमें ना एक चीज हमने और मिस कर दी कि जो फ्री सैंपल्स है वो एडवर्टीजमेंट भी तो होता है। अगर आप याद करोगे तो फ्री सैंपल के दोस्तों दो ट्रीटमेंट होते थे। एक, हम लोग उसको शो करते थे क्रेडिट साइड, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के। दूसरा पीएल के डेबिट साइड पे। तो बेटा इसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड पे एज एन एडवर्टीजमेंट भी शो करेंगे। अब मैं पीएल एडजस्टमेंट बना रहा हूं तो मुझे सारा कुछ यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं 25,000 को पीएल के डेबिट साइड पे भी शो करूंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड, डबल ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट सेल 2,05,000 की डिस्पैच करी, बट इसको मैंने सेल में इंक्लूड नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसको इंक्लूड कर दिया मैंने अगले साल की सेल में। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने गुड्स आज बेचे तो तुम्हारी सेल भी आज की होती है। अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, सारे बच्चों को पता होगा, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन अक्रूवल बेसिस। इसको अगले साल डालने का कोई तुक ही नहीं है। तो 2,05,000 के आपने गुड्स डिस्पैच करे हैं, इसको आपने अगले साल की सेल दिखाया जबकि वो सेल इस साल की है। तो लिखेंगे बाय सेल्स नॉट शोन, इसको नहीं दिखाया तो अब आप दिखा दो। 2,05,000 की आपकी सेल आ गई, जो आपने ट्रीटमेंट नहीं करा हुआ है उसको अब आप कर देंगे। बच्चों डन? आगे सुनिए, कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 55,000 was sent on sale or return basis at a margin of 33.1/3% on cost. Approval was given on April 22, but these were considered as sales in March 22. पहली बात, गुड्स की कॉस्ट थी 55,000। इसमें अगर मैं प्रॉफिट एलिमेंट चेक करूं तो 1/3। सो 55,000 का 1/3 लिया, दैट वर्क्स आउट टू बी 18,333। तो जो गुड्स की सेलिंग प्राइस है बच्चा, वो आती है 7,333, 7,333, ये सेलिंग प्राइस आती है। अब अप्रूवल का फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट याद करो, मैं क्या सिखाता था, अगर आपको एडजस्टमेंट याद हो तो फाइनल अकाउंट्स की, सेलिंग प्राइस को सेल से लेस करना है और कॉस्ट प्राइस को स्टॉक में ऐड करना है, याद है? अब अगर मैं कोई चीज को स्टॉक में ऐड करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। याद करो, सेल ऑन अप्रूवल विल इंक्रीज माय क्लोजिंग स्टॉक, तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देगा। बट क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे बढ़ता है? कॉस्ट पे। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, मतलब पीएल के क्रेडिट साइड पे। और सेल कम करनी है, अब मैं सेल से माइनस तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा बेटा, माइनस करने से अच्छा है मैं सेल ऑन अप्रूवल का जो सेलिंग प्राइस है उसको मैं डेबिट साइड पे शो कर सकता हूं। सेलिंग प्राइस कितना निकाला मैंने अभी रफ में? 7,33333। सो प्यारे बच्चों, ये करने के बाद अगर आप देखोगे आपका प्लस माइनस करा, यहां पर आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम नाम देंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये मेरा सही बैलेंस होगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट का। तो जो उसने बोला है 31 मार्च 2022 को आप निकालो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, वो ये आएगा। तो बच्चे इसको चेक कर लें, 575, 10,500, 25,000, 1,85,000, 2,05,000 प्लस 55,000 माइनस 25,000 माइनस 73,333, दैट इज 9,57,167। बेटा प्लीज अपनी कैलकुलेशंस ठीक रखें। अगर आपका 7 लाख आ रहा है तो थोड़ा दुख की बात है,
क्योंकि कैलकुलेशन आपकी गलत है। कैलकुलेटर होने के बावजूद आप लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। आई कांट हियर। वेरी गुड, बट होल्ड ऑन, द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट ओवर। उसमें आपको क्या बोला है भैया, क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू निकालनी है। सुनो, अब मुझे यहां पर कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22। देखो, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है वो आता है 2,55,000। ठीक है, 2,55,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। अगर आप इसमें चेक करते हो, कुछ परचेजेस थी जिसको मैंने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा था। याद करो, अगर मैंने उसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा था, ये चेक कर लो बेटा, परचेजेस नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक दैट विल इंक्रीज माई स्टॉक 1,85,000। फिर आपको याद है, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस इज गोइंग टू इंक्रीज माई स्टॉक। गुड्स ऑन अप्रूवल का जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक में इंक्रीज होगा। तो बच्चा इसको हमने टोटल कर दिया, दिस विल कम आउट टू बी 495। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आई हैव। भाई साहब, करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आई हैव। चेक करो एक बार सारे बच्चे, एंड इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज डू लेट मी नो। ओके भाई, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? चलो, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भाई। अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास एक कंसाइनमेंट का क्वेश्चन 10 नंबर का। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई बच्चा, इट्स अ वेरी गुड सम कंसाइनमेंट का। सारे बच्चे चेक कर लेना। अकबर एंड सन्स ऑफ सूरत कंसाइन करता है 500 टॉयज टू अमर एंड सन्स ऑफ अहमदाबाद। उसकी कॉस्ट है 800 रुपए ईच। चलो, एक बात का शुक्र मनाओ, इस क्वेश्चन में लोडिंग नहीं है। लोडिंग का कोई फंडा नहीं है क्योंकि सीधा कॉस्ट लिखा है, आगे इनवॉइस प्राइस कुछ नहीं लिखा। कंसाइनर ने पे करा 8,000 का फ्रेट, इंश्योरेंस 2500 का। ट्रांजिट में 30 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड। ओके, ट्रांजिट का नुकसान हमारा अबनॉर्मल लॉस होता था, बच्चे याद करेंगे। अमर एंड सन्स ने रिमेनिंग स्टॉक की डिलीवरी लेकर इतने लोकल टैक्सेस पे करे। ठीक है बेटा, लोकल टैक्सेस पे करे हैं। अमर एंड सन्स कंसाइनी है। अगर आप इसमें नोटिस करते हो, अमर एंड सन्स ने अकबर एंड सन्स को बैंक ड्राफ्ट भेजा 80,000 एडवांस का। अगर आप नोटिस करते हो, उसके बाद उसने अकाउंट सेल्स भेजी कि मैंने 400 टॉय तुम्हारे 1500 के हिसाब से बेचे, और उन्होंने गोडाउन रेंट खर्चा करा है 3500 का। अमर एंड सन्स को 6% कमीशन देनी है, और एक जो क्रेडिट कस्टमर है वो 10 टॉय के पैसे नहीं दे सका, और हमें कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिला। तो ये हो गया बैड डिप्ट। अब बताओ, डेल क्रेडिट कमीशन हम दे रहे हैं, तो बैड डिप्ट कौन बियर करेगा? हम करेंगे। हम मतलब कंसाइनर। क्योंकि मुझे यहां पर याद रखना, मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाना है इन द बुक्स ऑफ अकबर एंड सन्स। तो चलिए हम एक काम करते हैं, शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A। छोटा सा कंसाइनमेंट अकाउंट शुरू कर देंगे भाई।
चलो, अब अगर आप देखते हो, सबसे पहले आ गया गुड्स एंड कंसाइनमेंट। दोस्तों आपको याद होगा हम लोग क्लास में इसमें जीएसओसी करके काम खत्म करते थे लिखकर, प्लीज उसको मत करना भाई। 500 गुड्स भेजे थे, 800 रुपए का एक गुड, ठीक है। 500 गुड्स भेजे थे, 800 रुपए का एक गुड आ गया आपके पास 4 लाख रुपए का, 4 लाख आ गया। बाकी अब एक काम करो, कंसाइनर के खर्चे चेक करो। 8,000 की फ्रेट, 2500 की इंश्योरेंस, 10,500 हो गए। तो कंसाइनर ने क्या करना है भाई, यहां पर लिख देना है टू बैंक या कैश, कुछ भी। एक्सपेंसेस कंसाइनर के कितने हो गए बेटा, 10,500। आपको पता है कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होंगे, ठीक है। फिर आ जाइए अमर। अब अमर के खर्चे देखो, अमर के खर्चे ना थोड़ा मैं क्लासिफाई करके लिखूंगा। एक दिया हुआ है लोकल टैक्सेस। अच्छा, लोकल टैक्सेस रेकरिंग हो गए कि नॉन रेकरिंग हो गए, ये बताओ। लोकल टैक्सेस जो उसने पे करा है, वहां लिखा है कि आपके पास उसने डिलीवरी लिया और उसने लोकल टैक्सेस पे करे, नॉन रेकरिंग होंगे। यस, क्योंकि अभी गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंचे हैं, उसने साथ में डिलीवरी लिया, लोकल टैक्सेस पे कर दिए। बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है। 14,100 आपके पास आ गया, ठीक है। फिर उसने गोडाउन रेंट पे करा, गोडाउन रेंट हमारे पास रेकरिंग हो गया, जैसा कि आप जानते हैं 3,500 का। अच्छा, फिर अमर ने सेल्स करी है बेटा। सेल्स कितनी है अगर आप देखोगे, 400 टॉयज 1,500 रुपए ईच के हिसाब से। तो ये मेरे पास 6 लाख की सेल्स आ गई। फिर आपने अमर को कमीशन देनी है, मैंने ऊपर अमर की हेडिंग लिखी हुई है 6%, 6 लाख पे सीधी सीधी कमीशन 36,000। अब बेटा बैड डेट भी मुझे बेयर करने पड़ेंगे, तो बैड डेट भी यहां पर मैं अमर का नाम लिखकर, अमर की हेडिंग लिखकर, बेटा अमर की हेडिंग में ही सारा कुछ आ जाएगा, बैड डेट आ जाएंगे। 10 गुड्स का 1,500 रुपए ईच का सेलिंग प्राइस, 15,000 के बैड डेट आ गए। पहले बच्चे चेक कर लो बेटा, ये कहानी क्लियर है। उसके बाद मैं आपको मेजर चीज पे लेकर आता हूं, दैट इज अबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक एंड कंसाइनमेंट। चलो, अबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट देखो। अबनॉर्मल लॉस अगर तुम लोग चेक करोगे ना भाई, तो अगर देखोगे तो उसने लिखा है 30 टॉयज वे डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज 800 ईच के हिसाब से 24,000 प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ओनली। कंसाइनी के मत ले लेना, 30/500। बेटा समझ में आया, कंसाइनी के नहीं लेने। याद है वो पॉइंट हम लोग क्लास में करते थे, खूनी चुड़ैल। तो बेटा कंसाइनी के नहीं लेने। ये कितना आ जाएगा, 630। तो बेटा इसका खर्चा आ गया 24,630, 24,630। अब ऐसे ही आप लोग आ जाओ स्टॉक एंड कंसाइनमेंट पे। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ना कोई लोडिंग का झमेला, ना कुछ, कोई भी लोडिंग का झमेला नहीं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब देखो अनसोल्ड कितने हैं, अकल लगाओ दोस्तों, अनसोल्ड कितने हैं ये देखो। 500 में से 400 बेचे, कितने रह गए, 100। 100 में से दोस्त आपके कुछ खराब हो गए, कितने खराब हो गए, 30, कितने रह गए, 70। तो 70 टॉयज का कॉस्ट प्राइस 800 के हिसाब से, दैट इज 56,000 प्लस जब कंसाइनर के खर्चे लूंगा तो 10,500 इंटू 70/500, तो यह आ जाएगा 10,500 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज इंटू 70। दिस वर्क्स आउट टू बी 1470। बेटा ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप चेक करोगे, मैंने कंसाइनी के खर्चे ऐड करने। अब कंसाइनी के कौन से हैं, लोकल टैक्सेस 14,100 इंटू 70 बाय, होल्ड ऑन, कंसाइनी को 30 मिले नहीं थे, तो क्या लेंगे इसको 470, बिकॉज कंसाइनी को 30 नहीं मिले,
70 बाय 470, सो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 2100 रुपए। तो भाई साहब इसको जब आप प्लस करते हो तो यह आता है 59,570 स्टॉक एंड कंसाइनमेंट। तो बच्चा यहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे स्टॉक एंड कंसाइनमेंट 59,570। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर हम लोगों ने जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट पे 70 टॉयज लिए, 60 नहीं आने चाहिए? क्यों? क्योंकि 10 तो जो बैड डेट के चल गए थे। बेटा बैड डेप के चले थोड़ी गए, बैड डेप के बेचे उसके पैसे नहीं आए, कहीं स्टॉक थोड़ी चला गया हमारा, कहां चल के गया स्टॉक? नहीं, वो जो 10 टॉयज है वो जो कस्टमर है उनके पास है, तो फिर दोस्तों 70 ना। दोस्तों दोस्तों एक मिनट, हमने बेच दिए हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए बेटा, वो सेल के अंदर तो इंक्लूड ही है ना बच्चा। वो जो 400 बेचे हैं उसके अंदर 10 तो टॉयज ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं? ये तो फिर बेटा वो बैड डेप्ट हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए। वो क्या, उसका पैसा हमने लेना था, सामने वाली पार्टी ने पैसा दिया नहीं, बस ये काम हुआ है। थैंक यू सर। ओके सर। अब इसके बाद बच्चा आप पीएल का प्रॉफिट निकालें। आप लोग बेटा कैलकुलेशन एक बार करके बताना जरा, तब तक मैं भी करता हूं, देखो आप लोग की कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चे यहां कैलकुलेशन भी गलत करते हैं कैलकुलेटर से। इट इज 2,05,100। अच्छा अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, सर कंसाइनी अकाउंट बना दे अगर उसने नहीं बोला हुआ तो? यस है सर, बनाए? हाँ जी बना दो। बताता हूं क्यों। जब वो कहता है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब वो कहता है इन द बुक्स ऑफ अकबर, अकबर हो गया कंसाइनर, ठीक है। उसने अगर आप ध्यान से देखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ अमर एंड सन्स अकाउंट, ये तो उसने थोड़ा बदतमीजी कर दी, कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ नहीं आना था यहां पर, एंड अमर एंड सन्स अकाउंट आना था। तो बच्चों ने ये पेपर में भी गलती करी थी, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं थी, एग्जामिनर की गलती थी, उसने प्रिंटिंग में गलती करी है। सो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर आपके पास कंसाइनी अकाउंट भी बनाना था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि लिखा हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ अमर एंड सन्स एंड अकाउंट, ऐसा कभी कुछ होता है नहीं ना। पॉइंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया एंड अमर एंड सन्स अकाउंट, मतलब अमर एंड सन्स अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ अमर एंड सन्स अकाउंट कुछ अकाउंट होता है नहीं। तो वहां थोड़ा सा मेंटली अपने आप को तैयार कर लेना। मैंने तुम्हें कल भी कहा था पेपर में भी छोटी मोटी गलती होती है, बट अपने आप को उसके हिसाब से बोल्ड करना है। सो यहां पर बच्चा तुम लोगों को कंसाइनी अकाउंट भी बना लेना चाहिए। यहां पर आ गया अमर एंड सन्स अकाउंट। अब समझो, सबसे पहले इन्होंने एडवांस दिया, बच्चा एडवांस कितने का था? 80,000 रुपए का। हाँ जी याद आया। फिर अमर ने सेल्स करी, ऊपर पढ़ो 6 लाख की, वो 6 लाख की सेल्स यहां पे दिखाओ टू कंसाइनमेंट अकाउंट करके। छह लाख की सेल्स दिखा दी। फिर अमर ने करे हैं खर्चे, तो यहां पे दिखा दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें आ गया एक्सपेंसेस एंड कमीशन एंड बैड डिप्स। सर हम टोटल करके दिखा सकते हैं? हाँ जी दिखा सकते हैं बेटा, इसमें सब कुछ आ गया। ये देखो, ये अमर एंड कंपनी की हेडिंग में था 14,100, 3,500, 36,000, 15,000। चाहो तो नीचे इंडिविजुअल लिख लो या ब्रैकेट में लिख दो। एक्सपेंसेस
इसका टोटल आ गया बेटा 68,600। अब बैलेंस उसने रेमिटेंस कर दिया, कितना रेमिटेंस करेगा बेटा, वो कितना भिजवाएगा, बैलेंस निकाल लो। 6 लाख माइनस 80,000 माइनस 68,600, 4 लाख 51,400। अच्छा एक बार ना खाली क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे अगर मान लो कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, देखो वहां क्या लिखा है, अगर तुम ध्यान से देखते हो, अमन एंड सन सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 80,000 एडवांस, लेटर सेंट ऑन अकाउंट सेल्स ऑफ दिस मच। तो अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि उसने पैसा भिजवाया कि नहीं भिजवाया, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि उसने भिजवा दिया। अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरे को नहीं मानना, तो नीचे नोट लिखकर भैया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, एज्यूमिंग रेमिटेंस नॉट सेंट। तो मैं अभी यहां पर एजम्पशन क्या ले रहा हूं कि भैया रेमिटेंस इज सेंट। इज दिस क्लियर? ओके, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे बड़ा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगर तुम लोग याद करोगे, ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन में करा हुआ, पेपर में अपने क्लास में भी करा हुआ। इसमें होता क्या है, सिर्फ आपको ना कार्तिक की बुक बनानी, बेटा आप कौन हो, कार्तिक हो, याद रखना। कार्तिक ने एक बिल एक्सेप्ट करा बालू का 2500 रुपए का, रुको, उसको वो डिस्चार्ज कर रहा है, 1500 का कैश दे रहा है और एक नया बिल दे रहा है बैलेंस 75 रुपए का इंटरेस्ट। तो समझो पहले तुम कार्तिक हो, तो ऊपर लिखो बुक्स ऑफ कार्तिक, बेटा प्लीज इसको जर्नल के फॉर्मेट में करना। मैं अभी डिस्क्लेमर जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा, जब तुम एग्जाम में करोगे बिल्स पेबल के सारे क्वेश्चंस को जर्नल के फॉर्मेट में करना है, ठीक है? याद रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अभी मैं तुम्हें सिर्फ एंट्रीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जब तुम एग्जाम में करोगे तुम इसको किस में करोगे, जर्नल के फॉर्मेट में। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले मैंने अपना बिल्स पेबल पे करना है। सर हम ऐसे बीपी लिख सकते हैं? नहीं, तुमने पूरा लिखना है बिल्स पेबल। इज दिस क्लियर? बिल्स पेबल को डेबिट करा 3500, देखो मैंने बिल्स पेबल पे करना है, पॉइंट को समझो। अब मैं बिल्स पेबल के साथ मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं, चेक करो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, 75 रुपीज का मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट मेरा क्या है, खर्चा। कोशिश करो जितनी एंट्री कंबाइन कर सकते हो। तुम उसके बदले क्या पे कर रहे हो, तुम कैश दे रहे हो, तुम कैश कितना दे रहे हो, 1500 रुपए का, और बाकी बैलेंस तुम क्या पे कर रहे हो, तुम नया बिल्स पेबल पे कर रहे हो। बाकी बैलेंस के लिए तुमने क्या करा, एक नया बिल्स पेबल दे दिया। यह आ गया 2075। बच्चों इज दिस डन? ठीक है, आगे सुनो। आगे सुनते जाओ बेटा। गोपाल एक्सेप्टेंस 4500 का इंडोर्स करा कार्तिक ने मोहन को, मतलब मैं कार्तिक हूं, मैंने गोपाल से पैसे लेने, भाई साहब मैंने गोपाल से पैसे लेने, मैंने उठा के क्या करा, मैंने मोहन को पैसे देने। मैंने गोपाल से जो पैसा लेना, मैंने गोपाल को बोला गोपाल जी ये पैसे मोहन को दे दो। अब प्रॉब्लम ये देखो, गोपाल एक्सेप्टेंस विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कार्तिक टू मोहन वॉज डिसऑनर्ड, मतलब मैंने गोपाल से पैसे अब लेकर किसको देने, मोहन को। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मोहन ने बेचारे ने 50 रुपए का दे दिया नोटिंग चार्जेस। अच्छा फिर मोहन ने क्या करा, उसने बोला देखो यार आप एक काम करो, आप मुझे चेक दे दो, आप गोपाल के साथ खेलते रहना, आप मुझे चेक दे दो। बात समझ में आ गई?
तो अब पहली बात मैं एंट्रीज की करूंगा पहली, कि मैं गोपाल से पैसे लेकर, ये पता है क्या होता है, ये होता है एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। ये क्या होता है बच्चा, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। तो गोपाल से पैसे लेकर मैंने मोहन को देना है। गोपाल इज माई डेटर, मोहन इज माई क्रेडिटर, 4550 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बट मोहन इज नॉट वेटिंग, तो मोहन को मुझे पैसा चेक से देना पड़ा। तो एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट 4550 टू बैंक। बच्चों इज दिस डन? दोषी ने बिल रिटायर करा 2500 का, जो हमने उसके ऊपर ड्रॉ करा 25 रुपए के डिस्काउंट पे। एक मिनट, हमने ड्रॉ करा था मतलब हमने पैसे लेने थे, उसने रिटायर करा मतलब उसने मुझे पैसे दे दिए, समझो ना। तो मतलब एक हिसाब से समझो, मेरे को पैसे आ रहे, तो वो चेक आ रहा कि कैश आ रहा, कुछ लिखा है नहीं। तो अब एक काम करो, बैंक या कैश कुछ भी लिख लो। अब आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो बेटा, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आप कार्तिक हो, और आपसे क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो 2500 रुपए का बिल रिसीवेबल है, 25 रुपए का डिस्काउंट, 2475 आपके पास बैंक या कैश आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर, गुड। आगे, कार्तिक का एक्सेप्टेंस प्रेम को, भाई साहब कार्तिक का एक्सेप्टेंस देना है प्रेम को, मतलब हमने प्रेम को पैसे देने थे। चलो, प्रेम ने क्या करा, डिस्चार्ज कर दिया। अशोक एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। अब देखो यहां पर गलती किया है, यहां फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। अब बच्चा सोचता है कि अशोक एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर अ सिमिलर अमाउंट इज अ सेकेंड सेंटेंस। नो, इट इज कंटिन्यूड। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं पेपर में, अपना दिमाग खुद लगा लेना। ये कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है देखो मैंने अशोक को कोई पैसा देना था, और मैं कार्तिक हूं, ठीक है, मतलब सॉरी, कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम मतलब मैंने प्रेम को कोई पैसा देना था, और अल्टीमेटली मैंने अशोक से लेना है। अब एक बात बताओ, जब मैंने प्रेम को कोई पैसा देना है तो वो मेरा बिल्स पेबल है, और अगर सपोज कर लो मैंने अशोक से पैसा लेना है तो मेरा बिल रिसीवेबल है। नॉर्मली जब मैं पेमेंट करता हूं, मैं करता हूं बिल्स पेबल टू कैश, और जब मुझे पैसा आता है मैं करता हूं कैश टू बिल रिसीवेबल। कहता है कैश गया तेल लेने, बिल्स पेबल के साथ बिल रिसीवेबल का सेटलमेंट कर दिया। मतलब मैंने एंट्री करनी है बिल्स पेबल कि मैंने पेमेंट कैसे कर दी, मैंने एंट्री कर दी बिल रिसीवेबल के साथ। बेटा अमाउंट कितना है, 6500। मैंने 6500 के साथ एंट्री कर दी। हाँ जी दोस्तों, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये लो बच्चा। अब उसने बोला यार इन दोनों में से ना कोई एक अटेम्प्ट करना आपने। एक तो सेल और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन है, और एक है एवरेज यूनिट का। ऑब्वियसली बच्चों को एवरेज यूनिट ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम एडीडी का क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका सी पार्ट, बेटा इसी का सी पार्ट कर रहे हैं। एडीडी का क्वेश्चन सिंपल है, आपको मैं पहले कॉलम्स थोड़े से याद करा देता हूं। एडीडी के आपके पास आता था डेट, फिर आती थी अमाउंट, फिर आता था डेज, फिर आता था प्रोडक्ट्स। तो बच्चा हम लोगों ने यहां पर क्या करना है भाई, सबसे पहले डेट, जिसको हम ड्यू डेट बोलते थे, अमाउंट, यू कैन राइट ड्यू डेट ऑल्सो, ठीक है। फिर आता था डेज फ्रॉम बेस डेट,
बेस डेट से आपने कितने दिन लिए, फिर आता था प्रोडक्ट्स। एडीडी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस एंड इट्स गोइंग टाटा बाय बाय, लास्ट टाइम है, अगले सेशन से जा रहा है। ठीक है, आपको पता है उन्होंने अगले सेशन से कंसाइनमेंट भी हटा दिया, एडीडी भी हटा दिया, अकाउंट करंट भी हटा दिया, सब अच्छे अच्छे चैप्टर हटा दिए उन्होंने। कहते बहुत हो गया इजी वाला काम। ओके, सीता गीता दो पार्टनर्स हैं, वेरी गुड बेटा। उन लोगों ने ड्रॉ करे ये अमाउंट्स, देखो अब बोलता है इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% पर एनम ऑन ऑल ड्रॉइंग्स। आपको इंटरेस्ट चार्जेबल निकालना है एवरेज ड्यू डेट सिस्टम के साथ। आपको याद होगा हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, आईसीए की बुक में भी है और हमारी बुक में भी है। मुझे सीता गीता दोनों का इंटरेस्ट निकालना है और आपको लिखा है अप्रैल 22 को आपने लेना है बेस डेट और साल के 365 दिन लेने। नई बात है, हमें पता ही नहीं था साल के 365 दिन होते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा बेस डेट क्या लेनी है तुमने दोनों केस में, 1 अप्रैल 2022। अब पहले हम लोग सीता को देखेंगे, मतलब सीता की कैलकुलेशन करेंगे। सीता को नहीं देखना ज्यादा, सीता की कैलकुलेशन करनी है। ओके बेटा, सीता जी का अप्रैल 22 53,000 का अमाउंट ड्रॉन है। अप्रैल 22 53,000। सर यहां पर ऐसे अमाउंट डेट लिख सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि यहां बहुत सारी लिखनी है तो लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन में कोशिश करो, अकाउंटिंग में ना लिखो। फिर सीता 20 नवंबर 35,000, 20 नवंबर 35,000। देन 16 जनवरी एक और सीता है, 16 जनवरी 23, अमाउंट आ गई 25,000। सबसे पहले आपने क्या करना बच्चा, बेस डेट है अप्रैल, अप्रैल से लेकर अप्रैल ऑब्वियसली 0 दिन, अप्रैल से लेकर 20 नवंबर कैलकुलेट करो बेटा। अप्रैल से लेकर 20 नवंबर अगर आप कैलकुलेट करो तो बेटा अप्रैल के आ गए वहां पर 30 दिन, ठीक है। फिर हमारे पास आ गए अपने अल्टीमेटली मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और उसके हो गए 20। बेटा 233 डेज हो गए। बेटा सारे बच्चों को क्लियर है 233 डेज? भाई अप्रैल के 1 अप्रैल से शुरू करना है ना, तो अप्रैल के अपने को 30 है, एक दिन निकाल दो, कितना हो गया 29। ऐसे ही 29 दिन अप्रैल के लेकर आगे आगे चलते जाओ और मुझे 16 जनवरी तक बताओ कितने दिन आते हैं। देखो 20 नवंबर तक तो आपके 233 आ गए, सारे बच्चे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 233 में 10 दिन और ऐड कर लो, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर आ गया 31 डेज का और जनवरी आ गया 16, 290 डेज। तुम लोग थोड़ा एग्जाम में अगर स्मार्टली खेलो तो इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब निकाल लो प्रोडक्ट्स। 35,000 को 233 से मल्टीप्लाई करा, 81,55,000। इधर 25,000 को 290 से मल्टीप्लाई करा, 72,50,000। टोटल कैलकुलेट कर लो, 1,54,05,000। इट इज 1,54,05,000। डन। अब अगर मुझे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, आपको याद होगा बेटा पहले इसका अमाउंट का टोटल करो। अमाउंट आ गया 1,13,000। भाई साहब 1 अप्रैल बेस डेट है, 1 अप्रैल में प्रोडक्ट्स 1,54,05,000 डिवाइडेड बाय 1,13,000 प्लस कर लो जितने भी डेज आते हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 136 डेज। तो 1 अप्रैल में 136 डेज ऐड करो बेटा, 136 डेज ऐड करो बेटा 1 अप्रैल में।
आप चेक करो 15 अगस्त 2022 आता है। 15 अगस्त 2022। अब मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है भाई साहब, इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट मैंने चार्ज करना है 15 अगस्त 2022 से लेकर 31 मार्च 31 मार्च तक। क्यों, मैं आपको बता देता हूं भाई। अगर आप यहां पे चेक करोगे तो जो मेरा क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 23 जाएगा। चेक कर लो मेरे बच्चा, क्लोजिंग डेट क्या है, ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2023। तो 15 अगस्त उसकी एवरेज ड्यू डेट आती है। तो मुझे इंटरेस्ट यहां से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसका गैप चेक करते हो 15 अगस्त 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक का, तो इसके गैप में आते हैं 228 डेज। कैलकुलेट करो तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1,13,000 के ऊपर 12%, 228/365, 12%, 228/365. This is approximately 8470, that is 8,470 rupees का इंटरेस्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जब ऐसे दो जानों का दिया जाता है तो हम डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ अमाउंट बेटा वो एक मिनट बच्चा, वो दो जनों का जब दिया होता है बेटा वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होती है। जो आप बोल रहे हो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट, ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दो सेपरेट पार्टनर्स है बेटा। ये पार्टनरशिप वाला केस है, काइंडली स्टडी करें नोट्स को। ये पार्टनरशिप वाला केस है बच्चा, वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होती है। वो होता है कि एक बंदे ने दूसरे को गुड्स बेचे, उससे खरीदे भी हैं। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से तुम लोग गीता की कैलकुलेशन करोगे। मैं तुम लोग को गीता के इंटरेस्ट का आंसर दे रहा हूं, वो तुमने खुद निकाल लेना है। पहले मुझे बताइए बेटा, गीता का इंटरेस्ट का आंसर तो मैं दे देता हूं, पहले बताओ ये क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ जी। 15 अगस्त कैसे लिया मेरे बच्चा, ये देखो ना, आप इसको डिवाइड करो, 136 डेज आते हैं। अप्रैल में 136 डेज ऐड कर लो, 15 अगस्त आ जाएगा। 136 डेज अप्रैल 2022 से। फॉर्मूला बेटा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है बेस डेट, ठीक है, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट। हाँ जी बेटा एक मिनट, अब यहां पर सवाल उठता है सर 15 अगस्त नेशनल हॉलिडे। बेटा 15 अगस्त जब बिल का क्वेश्चन होता है ना तो देखते होते हैं नेशनल हॉलिडे। ये बिल है, ये ड्राइंग्स है, ठीक है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा आपको देखना होता है। तो ये गलतियां बेटा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। वो बच्चा नहीं, इस क्वेश्चन में आपने नेशनल हॉलिडे वगैरह का कुछ करना ही नहीं, बिकॉज बिल का क्वेश्चन नहीं है। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब क्वेश्चन में हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तो करते होते। ठीक है बच्चा। काइंडली बेटा एक बार आप लोग को नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि हमारा ध्यान थोड़ा बीकॉम की तरफ ज्यादा है और सीए की तरफ कम हो रहा है। तो ऐसे मत करिए भाई। जैसे एक बच्चा एडीडी का बेसिक फॉर्मूला भूल गया, तो यह काम गलत है। ओके बच्चों, सबसे पहले गीता का जो इंटरेस्ट का आंसर आता है, तुमने इसको एज अ होमवर्क करना है। याद रखना, मैं तुमसे कल पूछूंगा भैया गीता जी क्लियर है, तो मैं आगे चलूंगा। गीता का इंटरेस्ट का आंसर आता है 1298। 1298 तुमने गीता का इंटरेस्ट निकालना। And दोस्तों, I would request when we are continuing this class tomorrow, please revise your notes and come. Right? चलो,
हम अभी यहां पे रोक रहे हैं. यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर द लॉ क्लास.